बच्चे बाद में आते हैं, है कि नहीं? क्या बोलते हो? तो ऑनलाइन जो है वो ऑफलाइन का जस्ट अपोजिट है। उसमें टीचर पहले आता है, बच्चे बाद में आते हैं, जबकि ऑफलाइन क्लास में पहले बच्चे आते हैं, बाद में टीचर आता है। तो मैं आ चुका हूं, अब जल्दी से सभी बच्चों को बुला लीजिए, जितने बच्चे आना चाहते हैं, जिनको ये सीरीज करनी होती है या जो लगातार सीरीज कर रहे हैं, चक्रव्यूह 1, चक्रव्यूह 2, चक्रव्यूह 3, चक्रव्यूह 4। ये आज क्लास है चक्रव्यूह नंबर 5 की। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको लिखा किताब यहाँ पे लिखी है, तो मैं आपको धीमे धीमे एक एक करके सारी किताब, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारी किताबें 1 बाय 1 करके जो भी जो अच्छी किताब होंगी, जिनसे पेपर आने की संभावना होगी, वो मैं आपका फिनिश करवा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने चक्रव्यूह नंबर 4 में 100 क्वेश्चन कर लिए थे टोटल। इस लूसेंट की बायोलॉजी में, बायोलॉजी चल रही है तो लूसेंट की बायोलॉजी में टोटल आपके 465 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन है भैया? 465 क्वेश्चन, 466 क्वेश्चन है, 466 466 क्वेश्चन है। इन 466 में 100 क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे, बहुत डीपली, विद एक्सप्लेनेशन और तगड़े एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, यदि आपने कहीं से हल्की फुल्की बायोलॉजी पढ़ रखी हो तो बस यहां से पढ़ने के बाद आपको कभी भी बायोलॉजी दिक्कत नहीं करेगी। फिर हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, इसके बाद फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, उल्टा चलेंगे। चलिए, तो 100वां क्वेश्चन कल आपने अपने स्क्रीन पर ये देखा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधों में CO2, H2O और ऊर्जा में पायरुवेट के व्यवधान को पोषित करता है? तो हमने बताया था कोशिका का पावर हाउस आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। बस इसको देखना है कोशिकीय श्वसन कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और डीएनए न्यूक्लियस के अलावा कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में केब्स चक्र की प्रक्रिया पूरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होता है, F1 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र से ऊर्जा का निस्तारण होता है, एक ग्लूकोज के अणु से, है ना, 36 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनते हैं। ये सब हमने आपको बताया था। चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट जैसे सब लोग आ गए हो, तो सबसे पहला कार्य आपका है कि बिना देखे, जो बच्चे जानते हैं हमको उनके लिए बता रहे हैं, जो नहीं जानते वो देख ले पहले। तो सबसे पहला कार्य उनका क्या है कि बिना देखे, है ना, सेशन को लाइक कर दो, क्योंकि जब मैं बीच में कहता हूं लाइक कर दो तो समय बहुत बर्बाद होता है। ठीक है, श्वेता पांडे, राकेश कुमार, विजय गोंड, संदीप सिसोदिया, पुष्पेंद्र कुमार, अनुष्का पाल, अरुण यादव, अजय नयन, विकास, केशव, नितेश शर्मा। तो अभी बच्चे कम जुड़े हुए हैं, जल्दी से वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अभी बच्चे कम जुड़े हुए हैं, जैसे बच्चे अच्छा से जुड़ जाएंगे हम स्पीड अपनी पकड़ लेंगे। ठीक है ना, तब तक धीमे धीमे बातचीत कर लेते हैं, है ना। अभी 3 डिजिट में बच्चा है, अभी ये 4 डिजिट में जब जाएगा, 4 डिजिट में वॉचिंग जब जाएगी तो और मजा आएगा। ठीक है, धीमे धीमे जब जुड़ जाएंगे। लाइक कर दिया राजेंद्र परिहार जी, कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति सोनी, यश चौहान, रोहित चौहान, जल्दी से एक बार शेयर कर दो तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, है ना, क्योंकि पानी जल ही जीवन है। और आपको पता है प्रोटोप्लाज्म, है ना, कोशिका का आधार क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है, जो बनता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और कोशिकांगों से मिलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी डुजार्डिन ने और नामकरण किया था पुरकिंजे ने। तो बढ़ रहे हैं बच्चे, और स्पीड से बढ़ाओ भैया, और स्पीड से बढ़ाओ, लाइक ज्यादा है, लाइक बढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है, स्टार्ट करा जाए। रोहित वर्मा, रोहित शर्मा, संदीप, ठीक है, मीनाक्षी, पापा का चमगादड़, पुष्पल कुमार, संदीप सिसोदिया, प्रमिला SSG कोचिंग, बहुत दिनों बाद जुड़ी बेटा, नवीन सिंह। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, लिखा हुआ है, फटाफट देखते हैं क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा दाग दिया है। पहला ही क्वेश्चन जो है वो पांडे जी ने बहुत अच्छा दाग दिया है। 101वां नंबर क्वेश्चन है लूसेंट का। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए फटाफट। मैंने सबको बता रखा है आपको, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपको मैंने बताया, सबसे पहला क्वेश्चन याद कर लीजिए कि ऊर्जा, सबसे पहला क्वेश्चन आप याद कर लीजिए ऊर्जा, है ना। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो आपका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो आप सभी का आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। और मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में केब्स चक्र की प्रक्रिया पूरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में केब्स चक्र की प्रक्रिया पूरी होती है। कहां पर पूरी होती है? तो आपका आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उंगली जैसा आकार बना होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसके अंदर उंगली जैसी संरचना होती है। उंगली जैसी संरचना को हम लोग कहते हैं क्रिस्टी, है ना। और इसके अंदर एक छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, इसे कहते हैं F1 कण, इसे कहते हैं F1 कण या ऑक्सीसोम, F1 ऑक्सीसोम कण भी कह सकते हैं।
F1 ऑक्सीसोम कण भी कह सकते हैं। और इसके अंदर जो है ना द्रव जैसा पदार्थ भरा है इसे कहते हैं मैट्रिक्स। इसके अंदर जो द्रव जैसा पदार्थ भरा है इसे कहते हैं मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स में कोशिका के श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है ना। तो कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया किसमें पूरी होती है? तो मैट्रिक्स में पूरी होती है। जबकि केब्स चक्रीय प्रक्रिया किसमें पूरी होती है? तो आपका आंसर है क्रिस्टी में पूरी होती है। और ग्लूकोज के अणु से क्या बनते हैं? तो आपका आंसर आएगा एटीपी बनते हैं। क्या बनते हैं? एटीपी बनते हैं। तो बस इसका आंसर क्या लगाना है आपको? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बताना है आपको? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नौसिखिया हो, आप बिल्कुल पहली बार ही बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो इसका आंसर दे दोगे, ऐसा नहीं है। लूसेंट इतनी भी हल्की किताब नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ते ही आंसर दे दोगे, इतनी हल्की नहीं है अच्छे खासे क्वेश्चन है ना। पीसीएस तक के पेपर में आपको लूसेंट से क्वेश्चन मिल जाते हैं, बीपीएससी एमपीपीएससी से क्वेश्चन आपको लूसेंट से ही मिल जाते हैं। समझ में आ गया? और बहुत सारे टीचर है जो लूसेंट पढ़ के ही टीचर बन गए हैं और फिर वो कहते हैं लूसेंट खराब किताब है। बेसिकली बेस के लिए, एक आधार के लिए लूसेंट आपकी अच्छी किताब है ना। लेकिन मैं आपको और भी जो जानकारी देता हूं वो आपकी थोड़ी सी अच्छी लेवल की किताब की हो जाती है। तो ये यूपी ट्रिपल एससी है ना 2015 का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट लोग को जोड़िए। क्या मैं दिन में आ गया हूं, है ना। शुभम पटेल जी, वीरेंद्र कुमार, क्या मैं दिन में आ गया हूं इसलिए बच्चे कम है क्या? ऐसा तो बताइए, मैं क्लास ऑफ कर दूं, शाम को आऊं? हैं राहुल कुमार, अच्छा ठीक है, आप जब क्लास हो जाए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर लिख दीजिएगा, मैं देख लूंगा। मार्कर बड़ा कर दें, ठीक है, इसको गाढ़ा कर देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है ना, इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, अब दिखेगा आपको। चलो स्टार्ट किया जाए। गुड। अमित गोंड लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। शिखा शर्मा, आशिता वर्मा, तरुण पंडित, यार जल्दी जोड़ो, स्पीड से आगे बढ़ाया जाए। गुड इवनिंग, नहीं सर ठीक है। देसी बॉयज, गुरुजी एग्रीकल्चर के लिए कोई बुक बता दो। एग्रीकल्चर में इसी के बाद साइंस के बाद एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे। अभी आज मैंने बॉटनी पढ़ाई भी, देखो बेटा एग्रीकल्चर किसका पार्ट है? एग्रीकल्चर में ज्योग्राफी इन्वायरमेंट वाला पार्ट होता है, समझिएगा। ज्योग्राफी जो एग्रीकल्चर होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक ज्योग्राफी का पार्ट वाला होता है जिसमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी भी आ जाती है, दूसरा बॉटनी वाला पार्ट होता है और तीसरा इकोनॉमी वाला पार्ट होता है। ज्योग्राफी एग्रीकल्चर में मानसून वगैरह कुछ आता है ना, मानसून का, भारतीय मानसून का कृषि पर प्रभाव क्या पड़ता है, ये एग्रीकल्चर के मेंस के क्वेश्चन है ना। तो ये 3 टॉपिक अगर आपने याद कर लिए तो आप समझ जाइए कि आपका एग्रीकल्चर तैयार हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग, अब स्टार्ट करते हैं। अब वॉचिंग पहुंच रही, धीमे धीमे अच्छी खासी पहुंच गई, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है? वाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन। क्या लिखा हुआ? वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो अब इसको देख लेते हैं। पेड़ की छाल, पेड़ की छाल अगर हम लोग क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए सिनकोना, पहला क्वेश्चन बनता है सिनकोना से, दूसरा पेपर में बनता है क्वेश्चन दालचीनी से, है ना। तो आपका क्वेश्चन बनता है बताइए घर में जो मसालों का प्रयोग होता है खाना बनाने में, घर में जो मसालों का प्रयोग होता है खाना बनाने में दालचीनी का प्रयोग जो होता है वो दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी आपकी पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। सिनकोना नामक वृक्ष है, सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से ही मलेरिया की दवा बनती है। सिनकोना पेड़ की छाल से ही मलेरिया की दवा बनती है और इस दवा को कहते हैं कुनैन, है ना। इस दवा को क्या कहते हैं? कुनैन कहते हैं। और ये जो छाल होती है वो एक्चुअली में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है भैया? सेल वॉल कह सकते हैं इसको, पेड़ की वैसे, है ना, कोशिका भित्ति कह सकते हैं। और ये जो कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज की या काइटिन की या पेक्टिन की या लिग्निन की, ये सब आपकी क्या है? कोशिका भित्ति है। अगला है ना, जाइलम क्या होता है? पौधे का वह ऊतक है। जाइलम एक प्रकार का टिश्यू होता है जो पौधे के प्रत्येक भाग में जल पहुंचाने का काम करता है, जो पौधे के प्रत्येक भाग में जल पहुंचाने का कार्य करता है, जल पहुंचाने का कार्य करता है। ये हो गया जाइलम। अब आते हैं मूल का मतलब होता है जड़। ये प्रकाश के विपरीत कार्य करती है, मतलब प्रकाश के विपरीत बढ़ती है, जड़ नीचे की ओर बढ़ती है। अरे हाँ कि ना। तो जड़ 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। जो सीधी जड़ होती है जैसे मूली, सलजम, चुकंदर, ये सब आपका मूसला जड़ है ना। लेकिन जो झगड़ा वाली होती है जिससे मूलांकुर से बहुत सारे जड़ निकलती है उसको हम लोग अपस्थानिक कहते हैं, झकड़ होती है ना। तो इसका आंसर रंध्र लगाएंगे, सभी लोग बता चुके हैं, है ना। देखो जैसे रंध्र क्या होता है, ये है पत्ती, रंध्र क्या है ये समझ लो, ये है पत्ती, ठीक है ना। ये पत्ती जो है, पत्ती में छोटे क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं।
पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोमेटा, हिंदी में कहते हैं रंध्र, है ना। और ये इसका कार्य क्या होता है, पत्ती का कार्य होता है प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करना, है ना, प्रकाश संश्लेषण करना। और प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है, पत्तियों द्वारा बनाया जाता है भोजन, पत्तियों द्वारा क्या बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है। अरे हाँ कि ना, पत्ती द्वारा क्या बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है। और क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन विमुक्त होती है, जो ऑक्सीजन निकलती है, वो किससे निकलती है, तो आपका आंसर है जल से निकलती है ना। और जो जल है वो वाष्प बन के कहां से निकलता है, तो इन्हीं पत्तियों से निकलता है, इन्हीं पत्तियों के छेद से निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। सुधाकर सिंह, आई एम सुधाकर सिंह, फर्स्ट टाइम व्यूअर ऑफ योर क्लास, थैंक यू एंड वेलकम। ठीक है राहुल कुमार जी, आप जब क्लास खत्म हो जाए तब कीजिएगा, ठीक है ना, जब क्लास खत्म हो जाए तब कीजिएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई, तो इसका वाष्पोत्सर्जन का आंसर क्या आएगा, रंध्र आएगा। रंध्र इज द राइट आंसर। सीडीएस 2014 का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा क्योंकि आपको नोट्स बनाने होंगे। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, जिन्होंने चक्रव्यूह 1 से लेकर चक्रव्यूह नंबर 5 जो आज क्लास चल रही है, सभी के नोट्स बना लिए होंगे, उनको समझ में आने लगा होगा कि कहीं पढ़ने लायक नहीं है, बस यही पढ़ने लायक है, ठीक है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यज्ञेश चतुर्वेदी जी ने कुछ बताया है, क्या बताया एक बार मैं देख लेता हूं। जो यज्ञेश चतुर्वेदी जी ने क्या बताया है, जय हिंद अमित गोंड, अच्छा ठीक है, हाँ, आई एम फ्रॉम योर प्रीवियस वीडियो लिंक, ओके। आगे बढ़ते हैं। घासों और समान उद्यान, ये लिखा है घासों और समान उद्यान, पौधों की पत्तियों के सिरे पर भोर के समय पानी की बूंदें दिखाई पड़ती हैं। बिल्कुल सही बात है ना। घासों पर देखिए, कभी जब ठंडी ठंडी आती है ना, तो कभी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो घासों पर और पत्तियों पर पानी की बूंद लगी रहती है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि यह जल संचयन किससे प्राप्त होता है, वायुमंडल से, जलरंध्र से, रंध्र से, वायुमंडल से, संवहन मंडल से। ये क्या है बेटा, जल्दी बताओ फटाफट, फिर मैं आपको बताता हूं क्या है ना। रंध्र तो होगा नहीं, क्योंकि रंध्र का काम क्या होता है, रंध्र का काम होता है वाष्पोत्सर्जन, रंध्र का काम क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन, है ना। तो ये तो आंसर होगा नहीं। अगला संवहन मंडल, संवहन मंडल जानते हो क्या होता है, संवहन मंडल को कहते हैं आद्य मंडल, संवहन मंडल को कहते हैं आद्य मंडल, या इसी को कहते हैं क्षोभ मंडल, है ना, इसी को कहते हैं क्षोभ मंडल, इसी को कहते हैं संवहन मंडल, इसी को कहते हैं परिवर्तन मंडल। समझ में आ गया। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो सारी इसी मंडल में होती हैं। वायुमंडल का कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर लगाएंगे जलरंध्र, क्या लगाएंगे भैया, जलरंध्र लगाएंगे, वाटर हिस्टोमेटा लगाएंगे, जलरंध्र इज द राइट आंसर। सभी का आंसर सही है। मैंने आपको बताया, अगर वायुमंडल, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो वायुमंडल के बारे में पूरी एक एक पोल खोल के रख दूंगा कि वायुमंडल में कितने भाग होते हैं, कितनी लेयर होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, रेडियो तरंगे कहाँ से वापस आ जाती हैं, कहाँ का तापमान समान होता है, कहाँ पे प्लेन उड़ाना चाहिए, है ना, कहाँ पे हाँ आरोरा बनता है, आरोरा ऑस्ट्रेलिस किसे कहते हैं, आरोरा बोस्टालिस किसे कहते हैं, ये सब आपको बता दिया जाएगा। इसका आंसर है जलरंध्र। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। चलिए इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि एक बच्चा, कुछ बच्चे इसमें एग्रीकल्चर वाले जुड़ चुके हैं, जो यूपी पीसीएस की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं। उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो अभी एक बच्चा आया था ना, वो बच्चा जुड़ा कि नहीं जुड़ा है, वो चला क्या एग्रीकल्चर वाला, जो एग्रीकल्चर बच्चा अभी जुड़ा था, वो अगर हमसे बोल दे सर नहीं मैं जुड़ा हूं, तो मैं उसके बारे में बता दूं, बताऊं, ठीक है चलिए बताते हैं। यदि पौधों के विकास देखा जाए, पौधों के विकास पर देखा जाए, तो पौधों के विकास के लिए टोटल 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। समझिएगा, पौधों के विकास के लिए टोटल 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन 18 पोषक तत्वों को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक पोषक तत्व जो सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, दूसरा द्वितीयक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व, और तीसरा है तृतीयक पोषक तत्व, है ना। इसको कहते हैं मुख्य पोषक तत्व, ये ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और इसको कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। इसमें आपका आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये
जो एलिमेंट है, ये जो खनिज लवण है, ये पौधे के मुख्य पोषक तत्व होते हैं, ये चाहिए ही चाहिए होता है, ये हमेशा चाहिए ही चाहिए होता है। फिर आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। फिर आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और जो बचे हुए होते हैं जैसे मॉलिब्डेनम हो गया, जिंक हो गया, क्लोरीन हो गया, बोरान हो गया, निकिल हो गया, आयरन हो गया, ये सब आपका क्या आ जाता है, इसमें तृतीय पोषक तत्व में आ जाता है। अगर मिट्टी में बहुत कम मात्रा में भी होते हैं तो भी पौधा अच्छी मात्रा में उग जाता है। अरे हाँ कि ना। तो जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, बोरान हो गया, आयरन हो गया, ठीक है ना। तो ये जितने भी तत्व हैं ये सब क्या है भैया, तृतीय पोषक तत्व हैं। आपको पहला और दूसरा कंठस्थ कर लेना है, पहला और दूसरा। हमारे भारत की मिट्टी में याद रखिएगा, हमारे भारत की मिट्टी में 3 एलिमेंट बहुत कम पाए जाते हैं, वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। हमारे भारत की मिट्टी में ये 3 तत्व बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और ये किस मात्रा में चाहिए होता है? नाइट्रोजन 4 चम्मच, तो ये 2 चम्मच, तो ये 1 चम्मच। यदि आपसे कहा जाए कि भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी किस अनुपात में है, तो 4:2:1 में है। मतलब पोटेशियम की कमी थोड़ी सी कम है और नाइट्रोजन की कमी थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए भारत की मिट्टी में इन 3 तत्वों को हम लोग भारतीय मृदा का क्रांतिक तत्व कहते हैं, क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ इंडियन सॉइल। इसलिए हम लोग नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, यूरिया डालते हैं, नाइट्रोजन जिससे मिल जाए। इतनी आपको बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से यस सर बोलो, फटाफट जल्दी से यस सर बोलो। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? पोटेशियम दिया हुआ है, हाँ पहले ही दिया हुआ है। कैल्शियम दिया हुआ है, हाँ दूसरे नंबर पर दिया हुआ है। मैग्नीशियम दिया हुआ है, हाँ दूसरे नंबर पर दिया है। तो इसका आंसर है ये आवश्यक तत्व नहीं है। तो इसका आंसर क्या लगा देंगे? ये आवश्यक तत्व नहीं है। तो इसका आंसर आपको मिल गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 104 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 104 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। इतने में कोई समस्या जल्दी बताइए? नहीं ना? मजा आ गई होगी, क्योंकि ये देखो आपका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपका एक था लेकिन एक्सप्लेनेशन हमारे अनेक थे। आगे बढ़ा जाए। समझिए बेटा, जैसे कि हमने बताया था कि पौधों के विकास के लिए कुल कितने पोषक तत्व चाहिए, समझिएगा। ऑप्शन में अगर रह जाए 16, 17, 20, 19, देखो मैं आपको बताता हूं पौधों के वृद्धि के लिए, विकास के लिए कितने पोषक तत्व चाहिए। इसमें 18 ऑप्शन था। ये मैं आपको 2016 का पेपर बता रहा हूं। 2016 में ये क्वेश्चन आया था यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में, 18 ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर लगा दिया हम लोगों ने 17। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर 2019 का पेपर बना, उसमें पूछा गया पौधों के विकास के लिए आवश्यक तत्व कितने होते हैं। उसमें 17 ऑप्शन में नहीं था, 18 था। ठीक है, तो ऑप्शन लगा दिया हमने 18। 17 भी सही है, 18 भी सही है, क्योंकि चक्रव्यूह 2 वाली क्लास में हमने 17 बोला है, हालांकि बाद में 18 बोला भी है। 17 18 17 18 क्लियर है। लेकिन इसको याद रखिएगा 17 18 दोनों राइट हैं आपके, 17 और 18 दोनों राइट हैं। यदि आप एक किताब आती है परीक्षा वाली, एक किताब परीक्षा वाली टाइप की आती है ना, तो एसके ओझा जी की, तो उसकी बायोलॉजी खरीद लीजिएगा। यदि आप 2017 की परीक्षा वाली खरीद लेंगे तो उसमें पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या 17 बताई गई है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप वर्तमान के आप पढ़ेंगे, यदि आपने 2019 के बाद की कोई किताब पढ़ी होगी तो आप पता चल जाएगा कि 17 अब पेपर नहीं आता है ऑप्शन में, 18 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो 17 18 दोनों राइट आंसर हैं, इसलिए थोड़ा सा होश में रहो। ठीक है ना। जिसने भी अभी कमेंट किया है ना कि सर आपने चक्रव्यूह 2 में तो 17 बताया, तो उसको सही कर लो, उसको सही नहीं कर लो। ठीक है, दोनों सही हैं। अगर मैं यार तुम लोग ऐसी बात कर देते हो फिर मूड खराब हो जाता है। आप ये हमेशा क्यों दर्शाने की कोशिश करते हो कि आप बहुत ज्यादा होशियार हो गए हो, या ये दर्शाने की कोशिश क्यों करते हो कि हम गलत बोल रहे हैं। ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा आयरन किस में पाया जाता है, अगर मैं कहूं आपसे कि सर्वाधिक आयरन किस में पाया जाता है, रुकिएगा एक मिनट जरा सा। सर्वाधिक आयरन किस में पाया जाता है? ऑप्शन में लिखा हुआ है पालक, संतरा, नींबू, मौसमी। तो आप क्या लगा देंगे आंसर? आप आंसर क्या लगा देंगे? पालक। ठीक है, क्वेश्चन वही लिखा रहेगा, क्वेश्चन बटा वही लिखा रहेगा। सबसे ज्यादा आयरन निम्न में से किस में पाया जाता है? ऑप्शन में है पालक, आंवला, मेथी, पुदीना। तो जो बच्चे रट्टा मारते ना ऐसे करके,
सबसे ज्यादा आयरन पालक में होता है, सबसे ज्यादा आयरन पालक में होता है, सबसे ज्यादा आयरन पालक में होता है, सबसे ज्यादा आयरन पालक में होता है। क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, बस आंसर चेंज हो जाएगा। पालक दिया रहेगा लेकिन अब आंसर हो जाएगा मेथी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन वही था, क्योंकि पालक से ज्यादा आयरन आपका मेथी में पाया जाता है। मेथी, पुदीना, फिर पालक। ठीक है, तो रिश्ता वही है, सोच नहीं है। तो कृपया करके थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने लोग जुड़ चुके हैं? अभी कम लोग जुड़े हुए भैया, थोड़ा सा स्पीड से बढ़ा लो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि पौधे में नाइट्रोजन नहीं होगी तो पौधे में वृद्धि नहीं होगी और पौधे में प्रोटीन नहीं बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि पौधे नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। यदि पौधे नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण कर लेते तो हमको यूरिया डालने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती, यूरिया डालने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों को। तो नाइट्रोजन जो होती है वो पौधे दो भागों में लेते हैं, या तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं और या तो नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। ये याद रखिएगा कि पौधे नाइट्रोजन को या तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं या तो नाइट्राइट के रूप में। हाँ, धनिया में भी बेटा आयरन होता है, धनिया में भी आयरन होता है, सेब में भी आयरन होता है, पालक में भी आयरन होता है, मेथी में भी आयरन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, तो नाइट्रोजन की कमी से वृद्धि नहीं होती, प्रोटीन नहीं बनता। अगला, नाइट्रोजन जो है वो पौधे सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इसे ये नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। ठीक है, अब नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में जो ले रहे हैं, क्वेश्चन ये बन रहा है कि दलहनी फसलों में, याद रखिएगा, दलहनी फसलों में कभी भी हम लोग यूरिया का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इन दलहनी फसलों की जड़ों में, दलहनी फसलों की जड़ों में जो गांठ पाई जाती है, उस गांठ में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनका नाम है राइजोबियम, जिनका नाम है राइजोबियम और एजोटोबैक्टर, जिनका नाम है राइजोबियम और एजोटोबैक्टर, है ना। और ये राइजोबियम एजोटोबैक्टर क्या करते हैं? ये पौधे से खाना प्राप्त करते हैं और पौधे को नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को तोड़कर नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में दे देते हैं, है ना। तो ये बात आपको समझ में आई। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसका आंसर आपको क्या लगाना है? बिल्कुल, जो दलहनी फसल में क्या आएगा? सूरजमुखी आएगा नहीं, सोरगम आएगा नहीं, आलू आएगा नहीं, मटर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह दिया जाए कि मीठी मटर पर, याद रखिएगा, मीठी मटर पर ही, है ना, आनुवांशिकी की खोज की गई थी। मीठी मटर पर यानी गार्डन मटर पर ही आनुवांशिकी की खोज की गई थी, और आनुवांशिकी का पिता हम लोग कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवांशिकी का पिता कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। और मटर में पाया जाने वाला प्रोटीन है फैसिओलिन, मटर में पाया जाने वाला प्रोटीन है फैसिओलिन। और मटर से क्वेश्चन बन जाता है, मटर का वानस्पतिक नाम है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, ये मटर का वानस्पतिक नाम है। और क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि मटर फैसिओलिन प्रोटीन है, पाइसम सटाइवम इसका वानस्पतिक नाम है। बस काफी है इतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो मैंने आपको बताया है, नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता किसमें होगी? तो जो दलहनी फसलें होंगी उनमें होगी। तो आपका आंसर आएगा चना एवं अन्य दलहन, चना एवं अन्य दलहन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप बताएंगे? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो क्या आप बताएंगे? चलिए, अगर थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो और बताएंगे, ठीक है ना। तो जूट, चावल, चना, इसका तो आंसर दना है। हम सोच रहे थे आपको मैं चावल के क्वेश्चन बताऊं, वैसे मैंने कल आपको चावल के क्वेश्चन बताए थे, गेहूं के बताए थे, गन्ना, ना, जूट को बेटा गोल्डन फाइबर कहते हैं, याद रखिएगा। जूट जानते हो, जूट सबसे ज्यादा जूट की जो फैक्ट्री है या जूट कहां पर धुला जाता है? तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे सबसे ज्यादा जूट धुला जाता है। जूट को हम लोग कहते हैं गोल्डन फाइबर, क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर, हाँ, स्वर्ण रेशा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? तो नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट या नाइट्राइट, नाइट्रेट या नाइट्राइट। तो नाइट्रेट इज द राइट आंसर, क्योंकि नाइट्राइट तो लिखा ही नहीं है, तो नाइट्रेट इज द राइट आंसर। यूपीपी से 2016 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि मैं आपसे कह दूं, यदि मैं यहां पर कह दूं पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा है,
पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा है? पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा, आपका आंसर आएगा केस्कोग्राफ। आपका आंसर आएगा केस्कोग्राफ। अब आपको बताना केस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? बोस जी ने किया था। उसका पूरा नाम क्या है आप बताइए, है ना? तो केस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? और ऑक्सेनोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? हाँ, आंसर सही आ रहा है। नहीं, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। आप लोग तुक्का बिल्कुल नहीं मारिएगा, ठीक है ना? तुक्का उक्का नहीं मारा जाता है कहीं पेपर में, ठीक है? आए तो ठीक है, वरना तुक्का आपको ले डूबेगा। जब 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो तो कभी तुक्का मारिएगा, वरना तुक्का मारने की कोशिश मत कीजिएगा। तो पौधे की वृद्धि दर मापने का यंत्र कौन सा है? केस्कोग्राफ है। तो ये तो आपका आंसर गलत हो गया, वृद्धि दर नापने वाला। अरे हाँ कि ना? तो आपका वृद्धि दर नापने वाला आंसर गलत हो गया क्या? नहीं, आप याद रखिएगा, ये जो केस्कोग्राफ है, ये जो केस्कोग्राफ है ना, यही ऑक्सेनोमीटर है। ये जो केस्कोग्राफ है यही क्या है? आपका ऑक्सेनोमीटर है। तो आपका आंसर आएगा वृद्धि दर नापने में। आपका आंसर आएगा वृद्धि दर नापने में। क्लियर है? हाँ, तो इसका आंसर आएगा जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, इसके आविष्कारक कौन है? जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, चलिए, गुड। अगला क्वेश्चन। गुड, क्या आप लोग आंसर बताया करो सही से, सही बताते नहीं हो। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन मैं आपको एक बार बता देता हूं। एक है ऑक्सिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, फ्लूरोजिन, साइटोकाइनिन। साइटोलॉजी क्या होता है? कोशिका का अध्ययन। तो साइटोकाइनिन क्या होगा? कोशिका विभाजन करने वाला हार्मोन। इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, ट्राउमैटिन, ट्राउमैटिन। ठीक है ना? तो ये सब क्या है भाई? ये सब आपके पादप हार्मोन है। ये सब आपके क्या है भैया? तो ये सब आपके पादप हार्मोन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये पादप हार्मोन करके क्या है, तो आपको पता है कि नहीं पता है? जल्दी बताइए। पादप हार्मोन के बारे में आपको पता है कि नहीं पता? जल्दी बताइए फटाफट। अब जैसे ऑक्सिन लिखा हुआ है, तो ऑक्सिन कई प्रकार का होता है। IIA, IIB, इस प्रकार से होता है। IIA, बीटा NAA, 2,4D, बात समझ आ रही है? IPA, IBA, PAA, इस प्रकार से हैं। क्या आपको पता है बेटा? अगर नहीं आता तो आप यस सर बोला करो कि सर नहीं पता, तो मैं आपको 1 बाय 1 करके बता दूं। आप लोग बोलते भी नहीं हो, हैं? बताया जाए। ठीक है, मैं बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑक्सिन। यदि आपका जो पौधा है, यदि आपका पौधा मोटा हो रहा है, लंबा नहीं हो रहा, मैं आपको क्या कह रहा हूं, यदि आपका पौधा मोटा हो रहा, चौड़ाई ज्यादा हो रही है, लंबाई नहीं हो रही है, तो ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? वृद्धि दर पर प्रभाव डालता है। याद रखिएगा, ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? वृद्धि दर पर प्रभाव डालता है। जिब्रेलिन क्या करता है? तने की लंबाई बढ़ाता है ना? जिब्रेलिन क्या करता है? तने की लंबाई बढ़ाता है। याद रखिएगा, जिब्रेलिन क्या करता है? तने की लंबाई बढ़ाता है। और ये भी कहीं ना कहीं, है ना, पौधे की मोटाई को कम करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना? जिब्रेलिन नामक पादप हार्मोन की खोज जो है वो 1926 में एक जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने की थी। किसने भैया? कुरोसावा ने की थी। कुरोसावा ने की थी। ठीक है ना? तो ये क्या करता है? जिब्रेलिन तने की लंबाई को बढ़ाता है। अर्थात क्या है? अर्थात ये कैम्बियम ऊतक को सक्रिय करता है। ये क्या करता है? कैम्बियम ऊतक को सक्रिय करता है। अगर आपसे कहा जाए जाइलम ऊतक क्या करता है, तो पौधे के प्रत्येक भाग में जल पहुंचाता है। फ्लोएम ऊतक क्या करता है? पौधे के प्रत्येक भाग में खनिज लवण या फूड पहुंचाता है। कैम्बियम ऊतक क्या करता है? तने की वृद्धि में सहायक है ना? और ऑक्सिन क्या करता है? मोटाई को रोककर लंबाई बढ़ाता है। मोटाई को रोककर लंबाई बढ़ाता है ना? पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालता है ना? ऑक्सिन अनुवर्ती क्रियाओं को बढ़ाता है, जैसे प्रकाश की विपरीत दिशा में गुरुत्वाकर्षण। प्रकाश की विपरीत दिशा में गुरुत्वाकर्षण की ओर जड़ें जो बढ़ रही हैं, है ना, उनको विकसित करता है ना? ऊतक और जो बाकी अंग हैं या फल निर्माण में कार्य करता है ना? जिब्रेलिन फूल लाने का भी कार्य करता है। जिब्रेलिन
फूल लाने का कार्य करता है, जबकि फ्लोरोजिन फूल खिलाने का कार्य करता है, फूल खिलाने का कार्य करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन का कार्य करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है ना। इसलिए इसको हम लोग ब्यूटी हार्मोन कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग ब्यूटी हार्मोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिका विभाजन होगा, है ना। जब तक कोशिका विभाजन होगा तब तक नई पत्तियां, नए पौधे, नए फूल निकलते रहेंगे और जवानी बनी रहेगी। इथिलीन, है ना, फलों को पकाने का कार्य करता है, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने का कार्य करता है, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने का कार्य करता है। और अगर कृत्रिम रूप से पकाना है तो एसिटिलीन हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, है ना, कार्बाइड हो गया, इन सब से भी आप कृत्रिम रूप से पका सकते हैं। जो कृत्रिम रूप से फल पकाए जा रहे हैं वो इसी प्रकार से पकाए जा रहे हैं। एब्सिसिक अम्ल हो गया, ये पौधों के लिए हानिकारक होता है, यह पौधों के लिए हानिकारक होता है। यदि किसी पौधे में एब्सिसिक अम्ल बनना शुरू हो जाए तो पौधे का पतन शुरू हो जाता है ना, कोशिका विभाजन रुक जाता है, फूल आने, बीज आने बंद हो जाते हैं। ट्राउमेटिन क्या करता है? पौधों के घाव को भरता है, पौधों के घाव को भरने वाला हार्मोन है, पौधों के घाव को भरने वाला हार्मोन है। बात समझ आ रही है? अगर हम लोग ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं, ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं, है ना, तो कृत्रिम रूप से फलों और सब्जियों का आकार बढ़ाया जाता है, कृत्रिम रूप से फलों और सब्जियों का आकार बढ़ाया जाता है। यदि गाय और भैंस में ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन लगा दें इस हार्मोन का, तो उसमें दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी आपके हार्मोन हो गए। तो पादप हार्मोन निम्न में से कौन सा नहीं है? एथिलीन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन जो हार्मोन है वो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से, जो इंसुलिन हार्मोन है वो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं की लैंगरहैंस की दीपिकाओं से निकलने वाला हार्मोन है, जो शरीर में ग्लूकोज के नियंत्रण पर कार्य करता है। यदि आपका ग्लूकोज ज्यादा हो जाए, यदि ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो इंसुलिन कम हो जाएगा, अगर इंसुलिन कम हो जाएगा तो इसे डायबिटीज यानी कि मधुमेह कहते हैं, है ना। तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीटोसिन भी एक प्रकार का हार्मोन है। तो ये सारे हार्मोन में हट जाता हूं, एक बार नोट कर लीजिएगा। सारे हार्मोन आपको एक बार कहीं मिलेंगे नहीं, याद करना पड़ेगा, कई बार पेपर में आया हुआ भी है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। कैल्शियम, कैल्शियम क्या है बेटा? पौधों का खनिज तत्व है ना, ये नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन है इंसुलिन, पादप हार्मोन है इंसुलिन नहीं है, थायरॉक्सिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, साइटोकाइनिन है। इंसुलिन आपको पता ही चल गया है, शरीर में ग्लूकोज, शरीर में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। और थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, थायराइड ग्लैंड अवटु ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन हार्मोन एक प्रकार का आयोडीन होता है, इसकी कमी से ग्वाटर या घेंगा का रोग हो जाता है। धन्यवाद। आगे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, समझिएगा, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, रिलैक्सिन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, रिलैक्सिन हो गया। तो ये सब आपके, है ना, सेक्स हार्मोन है, ये सब आपके सेक्स हार्मोन है। और इन सेक्स हार्मोन ये किसके हैं? तो आपका आंसर आएगा फीमेल के हैं। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन ये सब आपके महिला हार्मोन है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक समानता, क्या लिखा हुआ सही से दिखता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक समानता किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है प्रयोग, है ना। तो DDT, मैलाथियान, मेथिल ब्रोमाइड, और एक मैं लिख देता हूं 2,4D, है ना। तो खरपतवार नष्ट करने हैं ना, तो खरपतवार के लिए ट्राइक्लोरोएथेन ये नहीं यूज करेंगे, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4D का प्रयोग वर्तमान में बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो मैंने आपको बताया कि बौने पौधों को लंबा किस हार्मोन से करते हैं। देखो क्वेश्चन आ गया, बौना पौधा समझ रहे हो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बौना पौधा समझ रहे हो कि मोटा ज्यादा होगा तो मोटाई रोक कर लंबाई बढ़ाने का काम कौन करता है? याद करो, अभी मैंने बताया है, याद करो बाबू, अभी मैंने बताया है, बिल्कुल जस्ट, है ना। तो बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? तो इसका आंसर है आपका ऑक्सिन, है ना। इसका आंसर क्या है आपका? ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्सिन पौधों की मोटाई रोक कर लंबाई बढ़ाता है,
तने की मोटाई को लेकर रोग का लंबाई बढ़ाने का काम जिब्रेलिन करता है। कोशिका विभाजन का कार्य साइटोकाइनिन करता है और डार्विन अलग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? मैंने बताया जो काइनेटिन है, इसको काइटिन कह सकते हैं, काइनेटिन नहीं है, काइटिन है। काइटिन कोशिका भित्ति होती है। तो जिब्रेलिन आप जान रहे हो, जिब्रेलिन तने की मोटाई को बढ़ाता है, सॉरी तने की लंबाई को बढ़ाता है। कैम्बियम ऊतक को सक्रिय करता है, ये पौधों की मोटाई को लंबाई में बढ़ाता है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एथिलीन होगा। क्लियर है? देखो मैंने सब बता चुका हूं, अभी मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी यहाँ से बता रहा हूं। तो जो बाद में जुड़ रहे हैं वो ये ना सोचे कि सर तुरंत ही क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं क्या आज, नहीं, मैं बता चुका हूं। गन्ने का लाल सड़ांध, गन्ने का जो लाल सड़न है वो किसके कारण होता है? तो गन्ने की जो लाल सड़न है वो किसके कारण होती है? आप लोग बता दीजिए जल्दी से। मुझे तो पता है, मुझे तो पता है गन्ने की लाल सड़न किससे होती है, ये तो मुझे तो पता है। और मुझे ये भी पता है ये जो नाम दिए गए हैं ये किसके हैं। लेकिन आप लोग बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या लगाएंगे। और जिन्होंने हमसे पढ़ा है उसको तो आंसर पता भी है, जिन्होंने हमसे पढ़ा है उसको तो आंसर पता भी है कि नहीं? थोड़ा स्पीड से बताओ बेटा। हम सोच रहे हैं कि आज कम से कम, कल 100 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत एक्सप्लेन करके पढ़े थे, बहुत ज्यादा, लेकिन कल का एक्सप्लेनेशन आज काम आएगा आपका। जो कल का एक्सप्लेनेशन है वो आज आपका बहुत काम आने वाला है। देखिए, तो जिन्होंने अभी तक कल की क्लास नहीं करी है उनसे रिक्वेस्ट है कि उनसे वो पहला पार्ट पढ़ाएं जाके, ठीक है ना? पहला पार्ट पढ़ाएंगे जाके तो उनको आसानी रहेगी। बिल्कुल सही है, 15 का सी नहीं होगा बेटा, 115 का सी नहीं होगा। गन्ने की जो लाल सड़न होती है वो कवक से होती है। याद रखिए, गन्ने की जो लाल सड़न है वो कवकों से होती है और कवक का नाम है कॉलीक्रोटाकम फल्केटम। क्या लिखा हुआ है? हाँ वही कॉलीक्रोटाकम फल्केटम, वही है कॉलीक्रोटाकम फल्केटम इज द राइट आंसर। गन्ना, है ना? गन्ना याद रखिएगा, सबसे लंबे समय में पकने वाली जो फसल है वो गन्ना है। सबसे लंबे समय में जो पकने वाली फसल है वो गन्ना है। गन्ने की सबसे अच्छी प्रजाति जो है वो मानी जाती है आजसाली। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए आजसाली क्या है तो आजसाली आपका गन्ना है। आजसाली क्या है तो आजसाली आपका गन्ना है, याद रखना है आपको। क्लियर है? ओके। नहीं, गेहूं बहुत सारे रोग आते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, जीवाणुओं से भी रोग होता है ना? विषाणुओं से भी पौधे में रोग होता है, कवकों से भी पौधे में रोग होता है ना? अगर कहो तो मैं बताऊं? नहीं, अगर आपको नहीं पता है कि सर क्या कवकों से भी रोग होता है तो आप बताइए, मैं आपको बता दूं कौन कौन से रोग होते हैं। हमारा काम है पढ़ाना, हम तो अपना खींचते चले जाएंगे, हमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर बहुत ज्यादा आप एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना? इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। नहीं सर, बताइए बताइए, बताऊं? सब लोग एक बार बोल दीजिए सर, बता दीजिए कि कवकों से या फिर जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं फसलों में। बताओ एक बार सब लोग यस सर बोल दे। यस सर, यस सर। सी नहीं है बेटा, सी नहीं है, सी नहीं होगा। कॉलीक्रोटाकम फल्केटम है और ये कवक है। सब लोग कह रहे हैं सर यस सर, यस सर, यस सर। और बताइए, और चलिए लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं। जीवाणुओं से होने वाला रोग लिख लीजिए, जीवाणुओं से होने वाला रोग लिखिए। पौधों में जीवाणुओं से होने वाला रोग सबसे पहले लिखिए, नींबू का कैंकर रोग, नींबू का कैंकर रोग, आलू का शिथिल रोग, फलों में क्राउन गाल रोग, सेब का अग्नि नीरजा रोग, चावल का या धान का अंगमारी रोग, भेड़ों का एंथ्रेक्स रोग, जानवरों का काला पैर रोग। ठीक है, भेड़ों का एंथ्रेक्स रोग, जानवरों का काला पैर रोग लिख लिया, धान का अंगमारी रोग, सेब का अग्नि नीरजा रोग। ओके, ये सब क्या है? ये है जीवाणुओं से होने वाले रोग जो पौधों और जानवरों में होते हैं। अब लिख लो कवकों से होने वाले रोग, कवकों से होने वाले रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, सरसों का श्वेत रस्ट, गेहूं का काला रस्ट, पीला रस्ट, भूरा रस्ट और टीला स्मट, सेब का सड़न रोग, सेब का सड़न रोग, गन्ने की लाल सड़न। अगर आपसे कहा जाए कि धान का अंगमारी रोग किससे होता है तो धान का अंगमारी रोग आपका जीवाणु से होता है, लेकिन आलू का अंगमारी रोग किससे होता है तो आलू का अंगमारी रोग आपका कवक से होता है। है ना? अगला,
चीनी का विल्ट रोग, है ना, सॉरी चीनी कह रहे हैं, चने का विल्ट रोग, चने का विल्ट रोग कवक से हो रहा है। बाजरे का एर्गॉट रोग, धान का प्रध्वंस रोग, ये सब आपका किससे होता है? कवक से होता है। अगला, पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे का आर्द्र पतन रोग, एल्युगो कैंडिडा, बेटा ये कवक है, ये जो एल्युगो कैंडिडा लिखा हुआ है ये कवक होता है। सरसों का जो श्वेत रस्ट नामक रोग है वो एल्युगो कैंडिडा नाम के कवक से होता है। ठीक है, अब आप लोग बताइए क्या लिखा हुआ है? पौधे का आर्द्र पतन रोग किससे होता है? आर्द्र पतन मतलब ये होता है कि पौधे का वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है, पौधे का वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका होगा पीथियम डिबेरिएनम, पीथियम डिबेरिएनम, पीथियम डिबेरिएनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करनाल बंट एक बीमारी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो गेहूं की तो आपको पता ही था, गेहूं का काला रस्ट, पीला रस्ट, भूरा रस्ट, टीला स्मट। कर्नल बंट रोग किसमें होता है? कर्नल बंट रोग, जल्दी से, कर्नल बंट रोग किसमें होता है? धान का आपने प्रध्वंस रोग पढ़ा, धान का आपने अंगमारी रोग पढ़ा। ठीक है, आंसर है कर्नल बंट रोग आपका होता है गेहूं में। अगला, ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फसल बीमारी रोग, फसल बीमारी रोग क्या लिखा हुआ है? अच्छा 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 अच्छा, ये है, ये निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसको मिलाना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, तो हमने आपको बताया था चने में होता है विल्ट रोग, सही हो गया। बाजरे में होता है एर्गॉट रोग, ये सही हो गया। मटर में होता है पाउडरी मिल्ड्यू, और धान में हरित बाल। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? 118वें का आंसर, मटर में पाउडरी मिल्ड्यू होता है, बाजरे में एर्गॉट रोग होता है, चने में विल्ट रोग होता है, धान में हरित बाल नहीं होता क्योंकि धान में अंगमारी होता है और धान में प्रध्वंस होता है। तो ये गलत हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं था। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? सबको पता है, सबको पता है, अर्नेस्ट हेकल और टांसले। तो इन्हीं दोनों का एक आंसर आता है। ये दोनों ऑप्शन दिए होते तो आपका दिक्कत फंसती जीवन में, लेकिन अर्नेस्ट हेकल दिया नहीं है तो टांसले इज द राइट आंसर, पारिस्थितिकी शब्द। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में किसके बीच संबंध बताता है? तो संबंध बताता है जीव और वातावरण के बीच में। नॉर्मल क्वेश्चन है, मनुष्य और वन मत लगाइएगा, मनुष्य और वन मत लगाइएगा, ठीक है ना, जो होशियारी बन जाए और मनुष्य और वन लगा दीजिए। तो जीव और वातावरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? वर्णन है पूछा इकोसिस्टम का, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय। ओके, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है। अच्छा, जीवों का समुदाय और साथ ही बस हो गया जीव और पर्यावरण, यही हो गया सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, सही है। अगला, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। अच्छा, यह एक बंद तंत्र होता है। हो गया क्वेश्चन, यह एक खुला तंत्र होता है, बंद तंत्र नहीं होता है, यह एक बंद तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करिए फटाक से और आंसर बताइए इसका। लाइक कर दिया आप लोगों ने, सब लोगों ने, सभी लोगों ने लाइक कर दिया है। हेलो हेलो, हाँ, तो अब आवाज आ रही है? ठीक है, 123 का डी बता रहे हैं बच्चे, क्या है? हाँ, जैविक और अजैविक है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है?
कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है झील, घास का मैदान, वन और धान का खेत। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि धान का खेत, बाकी वन, घास का मैदान और झील। धान जो है हम लोग उगाते हैं, ठीक है ना, तो कृत्रिम है, मनुष्य द्वारा किया गया है, बाकी सब पहले से ही मौजूद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा है कृत्रिम पारित तंत्र है? फिर से क्वेश्चन पूछते हैं, तो कृत्रिम क्या हो जाएगा? तालाब, खेत और वन। आपका फिर से आंसर आ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भैया इसका? तो आपका हो जाएगा खेत। जैसे चावल का खेत था वैसे खेत। अगला क्वेश्चन, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है मत्स्य पालन टंकी द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, चिड़ियाघर द्वारा, जल जीवशाला द्वारा। फिर से आपका वही आंसर है, फिर से आपका आंसर क्या होगा? सेम आंसर आएगा। सुनिए, एक बार मैं पढ़ लेता हूं इसको, एक बार मैं पढ़ लेता हूं। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है, ओके, निरूपित किया जाता है कृषि भूमि, मत्स्य पालन, चिड़ियाघर, है ना, तो जल जीवशाला द्वारा। पारिस्थितिकी हमें देखना है, यानी कि पारिस्थितिकी में आपका जीव और अजैव दो घटक आते हैं, ठीक है, डी सही है बेटा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता। आसान से क्वेश्चन है, आज हमें पता इकोलॉजी क्वेश्चन वाली सीरीज आ गई है ना। खाद्य श्रृंखला में मानव है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? एक निर्माता ना, प्राथमिक उपभोक्ता ये हो सकता है, द्वितीयक उपभोक्ता ये भी हो सकता है, ये सही है डी। प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों हो सकते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? बकरी का जब हम मांस खाते हैं, बकरी घास खाती है, हम बकरी खाते हैं, बकरी नहीं बकरा खाते हैं, भेड़ खाते हैं, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? इसका आंसर लगाएंगे हम लोग क्या हो जाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? घटती उत्पादनशीलता, घटती उत्पादनशीलता, ओके, घटती उत्पादनशीलता लगाते हैं भाई। आप लोग का आंसर क्या आएगा? फटाफट बताइए, आप लोग का आंसर क्या है? घटती उत्पादनशीलता लगानी है। पहले ज्यादा फिर कम, तो ज्यादा में तो पौधा पहला आएगा, यानी ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मैंग्रोव ज्यादा, फिर घास, फिर झील, फिर सागर, ये है सही, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का, आसान से क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। ये बता सुपर टेट, सी टेट, इन सब का जिनका पेपर होता है वही सब आता है, एसएससी वनडे लेवल के पेपर में आते हैं, और नॉर्मल है क्वेश्चन, है ना। तो आप लोग बता लीजिए फटाफट, इसके तो आंसर बताने लायक ही है। अब घास से क्या बताएं? बकरी के बारे में बता ही चुके हैं, मानव के बारे में जानते ही हो, गेहूं, आम, मैग्नीफेरा इंडिका, ट्रिटिकम सेटाइवम, इसके बारे में क्या बताया जाए? हाथी, है ना, गाय। तो बता लीजिए कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि कौन क्या खाएगा, फिर उसको कौन खाएगा। तो गेहूं घास खाएगा, फिर आम गेहूं खाएगा, बकरी घास खाएगी, मानव बकरी खाएगा, गाय बकरी खाएगी और हाथी गाय खाएगा। अरे यार, मछली घास खाएगा, क्या लगा है? इसका आंसर क्या? 130 का बी होगा। 130 का आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल। भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहां पर सबसे अधिक गंभीर है? भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहां पर सबसे अधिक गंभीर है? गंभीर पूछा है। भोजन, प्रकाश और स्थान, एक ही स्थान पर पैदा होने वाले दूरवर्ती संबंधित प्रजातियां, विभिन्न स्थानों में पैदा होने वाली दूरवर्ती संबंधित प्रजातियां, विभिन्न स्थानों में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियां, एक ही क्षेत्र में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियां। तो भोजन का कंपटीशन सबसे ज्यादा कहां होता है? भोजन, प्रकाश और स्थान का कंपटीशन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो भोजन का कंपटीशन, प्रकाश का कंपटीशन और स्थान का कंपटीशन वहीं पर सबसे ज्यादा होगा जहां पर भीड़ ज्यादा होगी। तो एक ही स्थान पर पैदा होने वाले दूरवर्ती संबंधी, दूरवर्ती लिखा गलत है,
विभिन्न स्थान गलत, विभिन्न स्थान गलत। एक ही क्षेत्र में पैदा होने वाले निकट, यही सही है, डी। निम्नलिखित में से किस कार्य से, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? वन लगाओगे, लकड़ी काटोगे, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वन रोपण। तो पारिस्थितिकी संतुलन किससे बिगड़ेगा? बहुत छोटा क्वेश्चन है, लकड़ी काटने से, पेड़ काटने से। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा कौन लेता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी। यदि आपसे कहा जाए कि संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो नीली हरी शैवालें करती हैं, शैवालों के द्वारा, है ना। तो सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किस तरह किया जाता है? हरे पादपों के द्वारा। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? अधिकतम ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? फिर इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? रेगिस्तान गलत, हरे जंगल गलत, घास के मैदान गलत, पादप प्लवक पुंज, ठीक है ना, शैवाल। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? अरे तो नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन आएंगे, लगता है आएंगे, थोड़ा देर बाद आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, यानी कि एक दिशा में होता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, ठीक है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, चक्रीय होता है, ठीक है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में कम दक्ष होती हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या है कि जैव मंडलीय पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, ठीक है ना, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में, समझ रहे हो कि भाई घास बकरी ने खाई, बकरी हमने खाई और हमको किसी और ने खाया। अगला, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो हम लोग किस ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे? पेट्रोलियम उत्पाद गलत, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन गलत क्योंकि रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है, सौर सेल, वन उत्पाद, इन दोनों में आंसर हो सकता है। तो इनका आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? सौर ऊर्जा को हम लोग दे रहे हैं बढ़ावा, ठीक है ना, क्योंकि ऊर्जा पूछा है इसलिए वन उत्पाद नहीं लिखेंगे। वन उत्पाद से चीजें बनती है खाने पीने वाली। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस हम लोगों ने कब मनाया था? तो 1973 में मनाया था, 1973 में मनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशा प्रवाह दर्शाता? तो आपको बताया एक दिशा प्रवाह किसका होता है? ऊर्जा का। एक दिशा प्रवाह किसका होता है भैया? ऊर्जा का। अभी पहले क्वेश्चन हमने करवाया है आपको कि एक दिशा में प्रवाह किसका होता है? ऊर्जा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? कौन सा प्रमुख कारण है पारिस्थितिकी? वन काटना, मरुस्थलीकरण, वर्षा की परिवर्तनता, बाढ़ और अकाल। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? बहुत आसान है, पेड़ को काटना। अगला, इको मार्क, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, इको मतलब पर्यावरण, जो पर्यावरण प्रति मैत्रीपूर्ण हो। चिपको आंदोलन चलाया गया था 1973 में। चिपको आंदोलन चलाया गया था 1973 में उत्तराखंड के चामोली में। देखो बेटा, जो क्वेश्चन बताने वाला होगा मैं उसको बताऊंगा। चिपको आंदोलन सबसे पहले चलाया गया था उत्तराखंड के चमोली में, उत्तराखंड के चामोली में चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। और ऐसा ही आंदोलन दक्षिण भारत में 1983 में पीएस हेगड़े के नेतृत्व में चलाया गया था और इस आंदोलन का नाम था एपिको आंदोलन। इस आंदोलन का नाम था एपिको आंदोलन। इस आंदोलन का नाम था एपिको आंदोलन, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये कहां से लाया गया था? कर्नाटक में। ये कहां से लाया गया था? पीएस हेगड़े द्वारा, कर्नाटक में। तो एपिको आंदोलन अलग है, चिपको आंदोलन अलग है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वन कटाई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, याद रखिएगा। अगर हम पूछ दिया जाए हाइड्रोफाइटा, तो हाइड्रोफाइटा का मतलब होता है जल में उगने वाले पौधे। हाइड्रोफाइटा का मतलब होता है जल में उगने वाले पौधे। हाइग्रोफाइटा का मतलब होता है, हाइग्रोफाइटा का मतलब होता है ना, आर्द्रता में उगने वाले पौधे। आर्द्रता में उगने वाले पौधे, आर्द्रता में उगने वाले पौधे।
हाइग्रो, है ना। हेलोफाइटा मतलब होता है, हेलोफाइटा मतलब होता है नमकीन जल में उगने वाले पौधे। हेलियोफाइटा मतलब होता है सूर्य का प्रकाश में उगने वाले पौधे, सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधे। क्लस्ट्रोफाइटा होता है, क्लस्ट्रोफाइटा होता है, क्लस्ट्रोफाइटा होता है बंद जगह में उगने वाले पौधे, बंद जगह में उगने वाले पौधे। अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो नमक लिखा हुआ है, नमक का मतलब क्या है, हेलो, हेलो, हेलो कहां लिखा हुआ है, ये लिखा है हेलो। जीरो मतलब क्या होता है, मरुद्भिद पौधे, मरुद्भिद मतलब क्या होता है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे। जीरो मतलब होता है मरुस्थल में उगने वाले पौधे, मरुद्भिद पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, मैंने बताया जलीय पौधे को कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो 146 का आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, तो आपका आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग लगाए इसलिए नागपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान तो पता ही है देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान तो सबको पता है कहां पर है, देहरादून। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण मुख्यालय लखनऊ। विश्व पूछता वनस्पति सर्वेक्षण का, विश्व पूछता, औषधि पूछता, बीरबल साहनी पूछता, तो इन सब का आंसर आपका क्या हो जाता, लखनऊ ही हो जाता। ठीक है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनस्पति उन्मूलन द्वारा, ये तो गलत हो जाएगा। मृदा, मृदा की कटाई, मृदा जब अपरदन होता है तो उसके उपजाऊपन मर जाता है ना, तो इसको कैसे रोका जा सकता है, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम लोग, अति चराई द्वारा, कि बहुत ज्यादा चराया जाए जानवरों को, नहीं भाई, काट दिया जाए, नहीं भाई, पक्षी संख्या में वृद्धि करें, नहीं भाई, वन रोपण द्वारा पौधे लगाए जाएं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, रियो डी जनेरियो, सबको पता है यार, नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे हैं। रियो जनेरियो कहां पर है, ब्राजील में है। ब्राजील में कॉफी के उत्पादन में सबसे आगे है। ब्राजील में जो साओ पोलो है उसको कॉफी मार्केट कहते हैं, सेंटोस को कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। मरुद्भिद किस दशा में पनपते हैं, मरुद्भिद मतलब होता है कि मरुस्थली पौधे, है ना, तो मरुस्थली पौधे कहां पर होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और जहां पर बहुत ज्यादा क्या होती है, ठंडी होती है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, 151 का आंसर क्या लगाएंगे, है ना, जो शीत और शुष्क, शीत और शुष्क गलत, आर्द्र तो होएगा नहीं, उष्ण और शुष्क होगा, है ना, ड्राई एरिया में, गर्म और ड्राई एरिया में। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, कौन पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है, पारिस्थितिकी का मित्र कौन नहीं है, जो बाढ़ का आतंक, ऐसा इसमें एक ऐसा पौधा दिया हुआ है जो पानी को तुरंत ही खींच कर फेंक देता है, तुरंत ही पानी को खींच के फेंक देता है, तो आपका आंसर है यूकेलिप्टस, है ना। अगर आपसे पूछा जाए आवृत बीजी पौधों का सबसे लंबा पौधा, आवृत बीजी पौधों का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो आपका आंसर है यूकेलिप्टस। इसको लोग बाढ़ का आतंक कहते हैं, बाढ़ का आतंक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव निम्नीकरण नहीं है, ऊनी चटाई, चांदी की पन्नी, चमड़े का थैला, जूट की टोकरी, हो गया, लो हो गया। जैव निम्नीकरण का मतलब यह है ऐसी कोई भी चीज जो किसी जीव से बनी है, ऐसी कोई भी चीज जो किसी जीव से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, 153 का आंसर क्या लगाएंगे भैया, बहुत आसान है, क्या होगा, चांदी की पन्नी, है मतलब जैव निम्नीकरण का मतलब यह है जो किसी जीवित वस्तु से, पौधे और जंतुओं से बनी है, वो जैव निम्नीकरण में जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा होता है, क्वेश्चन क्या था वैसे ये, हाँ ठीक है, चांदी की पन्नी सही है, बाकी सब जैव से संबंधित थे। निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है, जैव अपघटनीय है, लो अपघटित पदार्थ निकालना है, इसमें अपघटनीय पदार्थ निकालना है, तो आ जाएगा आपका, है ना, इसका आंसर क्या लगाएंगे, पेपर। ठीक है, प्लास्टिक हो नहीं सकता, मल हो नहीं सकता, डीडीटी हो नहीं सकता, पेपर बनाते हैं पौधों से, किसी जीव का अपघटन। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है, लो फिर से वही आंसर, एल्युमिनियम नहीं, ये नहीं, ये नहीं, पौधों से निकाला जाता है कागज। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण है, मरकरी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, रबड़ पौधे से निकाली जाती है। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है,
जैव का संबंध, किसी जीव का संबंध पारे, प्लास्टिक और इससे तो होगा नहीं। वाहित मल, उनका जो मल मूत्र होता है वही जैव अपघटित होगा, है ना, प्रदूषणकारी होगा। तो 158 में एक आंसर लगाना है बी। नॉर्मल क्वेश्चन है सारे, स्पीड से खींचो। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो जोसेफ फ्रोरियर ने। और ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना में सबसे आगे कौन होता है? ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा क्या होता है? जलवाष्प। क्या होता है? जलवाष्प। फिर क्या होगा? CO2। फिर क्या होगा? मीथेन। ठीक है ना, ये सब होंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? लो, अभी मैंने बताया, ये देखो, अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा क्या? जलवाष्प। तो यहां पर आंसर क्या लगाना है आपको? यहां पर आंसर क्या लगाना है आपको? क्वेश्चन सुनिएगा, यहां पर पूछा है गैस। अगर यहां पे अगर यह पूछता निम्न में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ग्रीन हाउस, है ना, सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, अगर गैस ना पूछता तो यहां जलवाष्प ना लगाते। यहां पर आंसर CO2 होगा। सबसे ज्यादा मात्रा में जलवाष्प होती है, लेकिन CO2 यहां पर आंसर लगाएंगे, गैस पूछा है। होश में रहना। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली? ओजोन परत किस मंडल में होती है वायुमंडल के? तो समताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में होती है? तो समताप मंडल में, है ना। 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपका ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत अल्ट्रावायलेट रेज, है ना, जो UVA होती है, UVB होती है, UVC होती है ना, तो अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकता है। अल्ट्रावायलेट रेज से होता है स्किन कैंसर होता है। ओजोन परत पर जो छेद हुआ था वो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हुआ था। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हुआ था। अगला, ओजोन परत की मोटाई को हम नापते हैं डाबसन में, और ओजोन परत पर छिद्र का पता लगाया था 1985 में जेसी फॉरमैन ने। 1985 में जेसी फॉरमैन ने। तो यहां पर ऑप्शन क्या है? डाबसन, क्योंकि जो पॉइज है वो श्यानता की इकाई है ना, चुंबकीय क्षेत्र की, है ना, नॉट समुद्री जहाज की गति है। समुद्री जहाज की गति है। अगला, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है, लो वही क्वेश्चन आ गया। आर्कटिक नहीं, अंटार्कटिक मैंने अभी बोला है। अगला, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? मतलब कौन सी गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग उत्तरदायी है? CO2 होगा आंसर, कहीं पे देख लो। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन होगा नहीं, मीथेन होगा नहीं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये होगा नहीं, ऑक्सीजन लिखा है, ये इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, मैंने बताया था। अल्ट्रावायलेट रेस को कहां लिखा हुआ है? अल्ट्रावायलेट, है ना, क्योंकि इंफ्रारेड का मतलब होता है अवरक्त किरणें। सूर्य से आने वाली जितनी भी किरणें होती है उनका 1/3 किरण क्या होती है? अवरक्त किरण होती है। सूर्य से जो किरण निकलती है जो एक्चुअली में गर्म होती है, उसी गर्म किरण को कहते हैं अवरक्त किरण। टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं, अवरक्त किरण करते हैं। ठीक है ना। अगला, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। बढ़े हुए तापमान में सब्जियां हैं, यही आंसर है। ओके, क्लियर। कैडमियम से गुर्दे का रोग हो जाता है। कैडमियम से गुर्दे का रोग हो जाता है। ब्लैक फुट रोग ये जानवरों में होता है, जीवाणुओं से। जानवरों में होता है, जीवाणुओं से। मिनीमाता रोग मरकरी से होता है, यानी पारे से होता है। मिनीमाता रोग जापानी रोग है। डिसलेक्सिया मतलब होता है पढ़ने में असमर्थ। ठीक है ना। डिसलेक्सिया मतलब होता है जो व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है कि ए लिखा है कि बी लिखा है, ए को बी कर देता है। जैसे ना एक पिक्चर आई थी तारे जमीन पर, वो 3 को 9 लिख देता है, इस प्रकार से, तो उसको डिसलेक्सिया होता है ना। कैडमियम से होता है गुर्दे का रोग, इटाई। अगला, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। ये सब अगर जलेंगे तो वायु प्रदूषण होगा। ठीक है। बाकी जब हम केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे होंगे तब हम आपको पूरा बता देंगे, कोयला क्या है, पेट्रोल क्या है, डीजल क्या है, सब बता देंगे। आप भी याद कर लीजिए, पेट्रोल की ज्वलन क्षमता को ऑक्टेन नंबर में ज्ञात करते हैं, डीजल की ज्वलन क्षमता को सीटेन नंबर में ज्ञात करते हैं। पेट्रोल की अपस्फोटन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या
एक अपस्फोटन पदार्थ मिलाते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट मिलाते हैं, इसका नाम है टेट्राएथिलेट, TEL मिलाते हैं। कोयला कार्बन के आधार पर 4 प्रकार का होता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर होता है पीट। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस पाया जाता है जो गोंडवाना चट्टानों का होता है, और एंथ्रेसाइट सबसे हाई क्वालिटी का कोयला होता है जो चाइना में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः PPM में जानते हैं, पार्टिकुलेट मैटर होता है। कहां लिखा है? अच्छा ठीक है, वायु प्रदूषण पूछ रहा है। पॉल्यूटेंट परसेंटेज मैचर्स पार्टिकल्स पर मोल पार्ट्स पर मिलियन, ये ठीक है ना। तो जब हम सांस लेते हैं तो धूल के कणों को PPM में नापते हैं, ठीक है। वायु प्रदूषकों में PPM को धूल के कणों जो राख होती है उनको, है ना, नापते हैं। तो 168वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ठीक है ना। पार्ट्स पर मिलियन होता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो आपको पता ही है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे होगा बेटा? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे होगा? ग्लोबल वार्मिंग से होगा। कहां पर लिखा है ग्लोबल वार्मिंग? ये लिखा है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अम्लीय वर्षा तो आपको पता ही है किससे होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लीय वर्षा किससे होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से, हाँ कि ना। चलिए, तो अम्लीय वर्षा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय अम्लीय वर्षा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा कहां पर होती है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होती है या नॉर्वे में होती है। ब्लड रेन कहां पर होती है? रुधिर वर्षा कहां पर होती है? तो इटली में होती है। और बहुत सारे क्वेश्चन है, क्या बता दूं। भारत में अम्ल वर्षा कहां पर होती है? तो आगरा और मथुरा के बीच में होती है। इसी कारण से जो ताजमहल है वो पीला पड़ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है ना? क्योटो प्रोटोकॉल पूछा था तो ग्लोबल वार्मिंग था, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा जाए तो ओजोन परत के संरक्षण से है। तो 170 नंबर का आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अगला, परऑक्सीएसिटल नाइट्रेट। ये परऑक्सीएसिटल नाइट्रेट वो है जिससे, है ना, जो धुएं में मिल जाता है और आंखों में जलन पैदा करता है। ये क्या करता है? आंखों में जलन पैदा करता है। अभी आपने देखा है कि कभी कोहरा हो रहा हो तो कोहरे में जो आंखों में जलन पैदा होती है, जो आंखें अकड़ाती हैं, कड़कड़ाती हैं, वो PAN होता है, परऑक्सीएसिटल नाइट्रेट। तो ये है क्या? ये है प्रदूषक। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। हाँ सही है, ताजमहल पीला पड़ रहा है, इसी को कहते हैं मार्बल कैंसर। उसका मतलब क्या है और क्यों पीला पड़ रहा है? बताया था, अम्ल वर्षा हो रही है। अम्ल वर्षा क्यों हो रही है? क्योंकि मथुरा रिफाइनरी वहीं पर बगल में बस है। बड़ी संख्या में कवक लगना, अम्लीय वर्षा। लो, हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या हो रहा है? उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या हो रहा है? उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या हो रहा है? जल भी प्रदूषित हो रही है, मृदा भी प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है। 173 का होगा डी। उर्वरक जो प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मान के चलो हमने यूरिया डाला, जो हमने क्या डाला? यूरिया डाला। यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन। एक्चुअली में नाइट्रोजन नहीं होता है, ये नाइट्रेट या नाइट्राइट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया नाइट्राइट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पौधे नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ये पौधे जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं, है ना। और नाइट्रेट मिला पानी यदि कोई बच्चा पी लेता है तो उसका फेफड़ा खराब होने लगता है, उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। इस रोग को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रोग है ना, वो किसके कारण से होता है? तो नाइट्रेट मिले पानी को पीने से होता है। अगला क्वेश्चन। मानक जंतु विज्ञान नामांकन से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? मानक जंतु विज्ञान नामांकन से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश, ग्रीक। ये नया क्वेश्चन आया है। दिस इज द न्यू क्वेश्चन फॉर यू पीपल। तो याद रखिएगा, साउथ अमेरिका, लैटिन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से जीवों में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? रक्त नहीं होता किंतु वो सांस लेते हैं। मछली तो काटी है आपने, मछली काट के खाई होगी, इसमें रक्त होता है। केचुआ किसानों का मित्र है, खून होता है, ठीक है। तिलचट्टा सफेद खून होता है। हाइड्रा, बस आंसर हो गया, हाइड्रा। अगला क्वेश्चन। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं।
अधिकांश जो भी कीट पतंगे होते हैं, जो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटाइमोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटाइमोलॉजी कहलाता है। तो अधिकतर जो कीट श्वसन होते हैं वो वातक तंत्र से क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। निम्न में से कौन कीट नहीं है? निम्न में से कौन कीट नहीं है? मच्छर, तितली, तिलचट्टा, मकड़ी। हो गया आंसर, लो। निम्न में से कौन कीट नहीं है? निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो तितली, तिलचट्टा, मच्छर तो है, मकड़ी नहीं है। मकड़ी की एक खास बात पता है कि जो फीमेल मकड़ी होती है वो मेल मकड़ी से सेक्स करने के बाद मेल मकड़ी को मार देती है। ठीक है, मकड़ी का जो जाला होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे क्या होते हैं? शहतूत की पत्तियां। और रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम कई प्रकार का होता है हमारे यहाँ। रेशम जो होता है वो कई प्रकार का होता है हमारे यहाँ, जैसे इरी रेशम, टसर रेशम, मूंगा रेशम, सहतूती रेशम। ये सब रेशम के प्रकार हैं। इरी रेशम में असम आगे है, टसर रेशम में झारखंड आगे है। याद रखिएगा, यूपी पीसीएस का पेपर दोगे तो रेशम कई प्रकार का होता है, अलग अलग पूछेगा। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो अंडे से तो होगा नहीं, लार्वे से होता है। किससे होता है? कहीं लिखा है लार्वा? हाँ लिखा है। तो 179 का आंसर क्या लगाएंगे? 179। रेशम का उत्पादन किससे होता है? प्यूपा से होता है, प्यूपा से, प्यूपा से होता है। अगला क्वेश्चन, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। पिसीकल्चर क्या कहलाता है? मत्स्य पालन। मछली का हॉर्टिकल्चर, बागवानी। हॉर्टिकल्चर, बागवानी। एपीकल्चर, मधुमक्खी। एपीकल्चर, मधुमक्खी। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है? काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग बेटा आपका ट्रोकिया होता है, ट्रोकिया। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं और ऑक्टोपस जो नीली हरी इंक छोड़ता है, अरे हाँ कि ना, ऑक्टोपस जबकि उसको कोई मारने आता है तो नीली हरी इंक छोड़ देता, नीली काली स्याही छोड़ देता और भाग जाता है वहां से। तो ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस एक 182 का जो आंसर होगा आपका वो क्या आएगा? ऑक्टोपस क्या है? एक मृदुकवची है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? कौन सी मछली नहीं है? स्टारफिश नहीं है, ये सी लिखा है। तो 183 का आंसर ए हो जाएगा। स्टारफिश मछली नहीं है, समुद्री जंतु है। मैंने एक बनाया भी हुआ है, एक वीडियो बनाया भी हुआ है, कौन सा निम्न में से मछली है और कौन मछली नहीं है, उस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब कौन सी मछली है इनमें से पूछ रहा है, कौन सी मछली है? तो फ्लाइंग फिश है, बाकी कटल फिश, क्रे फिश है ना, और सिल्वर फिश नहीं है, फ्लाइंग फिश है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मछली है? मछली है तो जो अश्वमीन जान रहे इसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस, है ना। जो अश्वमीन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है हिप्पोकैम्पस। ये एक घोड़े जैसी मछली होती है, तो अश्वमीन एक मछली है, हिप्पोकैम्पस। मछली कहां से सांस लेती है? सबको पता है मछली गलफड़े से सांस लेती है। ये तो हर एक बच्चे को जो मछली खाता होगा, नहीं भी खाता होगा तो उसको पता होगा, है ना, गिल्स। मच्छरों के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित में से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आया है पेपर में, कि मच्छरों को मारने के लिए कौन सी मछली का प्रयोग करते हैं? तो आपका आंसर है गैबूसिया। गैबूसिया, गैबूसिया जो मछली होती है ना, वो मच्छरों के लार्वे को खा जाती है। ठीक है, अगला एम्फीबिया का होता है। एम्फीबिया मतलब जल और स्थल दोनों, उभयचर। बहुत तेजी से चलने वाले नावों को गलत, केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को गलत, केवल स्थल पर रह सकने वाले जल और स्थल दोनों पहले हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं यार, कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अभी हमें लग रहा है कि हम लोग बॉटनी पे खत्म होने के बाद जूलॉजी पे कूद गए हैं। क्लियर है, हम लोगों ने पहले सेल वाला चैप्टर किया, सेल के बाद हम लोग हेरिडेटरी मतलब जेनेटिक पे कूद गए थे। जेनेटिक को पढ़ा, ऐसा लाइक कर दिया सब लोगों ने, सेशन को सब लोगों ने लाइक कर दिया है बेटा, सेशन को सब लोगों ने लाइक कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग पहले सेल पढ़ा, जेनेटिक पढ़ा, जब बॉटनी पढ़ा, बॉटनी के बाद अब जूलॉजी आ गया है। तो बहुत जूलॉजी के पहले हम लोगों ने इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? हाँ, सबने आंसर इसका बता दिया, गलफड़े से लेता है मछली, चिलचट्टा, मेढक, कबूतर,
इसका आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? तो अच्छा से ले रहा है, इसका आंसर क्या लगाएंगे हम लोग बेटा, जल्दी बताओ। तिलचट्टा, कबूतर, मेढक। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट रंग बदलता है, हीमोग्लोबिन नहीं, क्लोरोफिल नहीं, वातरन नहीं, वर्णकी लवक, ठीक है ना, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं इसे, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना, क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ये क्रोमोप्लास्ट होगा, है ना, वर्णकी लवक। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप नाजा नाजा, नाजा नाजा मतलब कोबरा, किंग कोबरा। करैत जो घर में मिल जाता है, पतले पतले बिल्कुल चमकीले होते हैं। डायनासोर थे, डायनासोर सरीसृप में आते हैं बेटा, अब यहाँ पे सरीसृप दो हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैसोजोइक है कि सीनोजोइक है? अब यहां पर इसका आंसर बताना है कि मैसोजोइक है, सीनोजोइक है, तो आपका आंसर आएगा मैसोजोइक सरीसृप, रेप्टाइल्स थे। आर्कियोप्टेरिस क्या है? सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है, क्या है? ये लिया ही नहीं है, तो यहां लिख लो सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी। पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी कौन सी है? युगलीना। पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी कौन सी है? युगलीना। अब ये क्या लिखा है? आर्कियोप्टेरिस क्या था? तो जुरासिक युग का सबसे पुराना पक्षी था, जुरासिक काल का सरीसृप था, ट्राइएसिक काल का सरीसृप था, ट्राइएसिक और जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप था। तो अब यहां पर दिमाग कैसे लगाएंगे समझिएगा। अब यहां पर हम लोग दिमाग कैसे लगा सकते हैं कि सबसे पहला ये है आर्कियोप्टेरिस उड़ सकता था तो पक्षी था, सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी थी, तो यहां सरीसृप लिखा हुआ है, सरीसृप लिखा हुआ है, सरीसृप लिखा हुआ है, तो यहां लगाएंगे पुरातन पक्षी, क्यों सरीसृप काल में था डायनासोर, है ना। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तोता, चील, कौवा, चमगादड़। तोता, चील पक्षी है ना, तोता, चील, आ गया आंसर, आ गया आंसर, चट्टे से बताओ। कौवा पक्षी, कौवा, चील और तोता होंगे, चमगादड़ नहीं होगा, स्तनधारी में आता है, मैमल्स होता है। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी, जिसे हम लोग कहते हैं हमिंग बर्ड, उल्टा उड़ता है, ये जो हमिंग बर्ड है ये उल्टी उड़ती है ना, और सबसे छोटा पक्षी है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच कहते हैं, इसका अंडा भी सबसे बड़ा है, तो 196 का आंसर क्या लगा देंगे भैया? 196 का आंसर लगा देंगे शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। वह एकमात्र पक्षी कौन सा जो पीछे की ओर उड़ता है? बताया था हमिंग बर्ड है, कहां पे लिखा है हमिंग बर्ड मतलब कि गुंजन पक्षी। साइरिंग्स किसमें वाक्य यंत्र है? शब्दनी किसमें वाक्य यंत्र है? इसका आंसर क्या है? शब्दनी, साइरिंग्स, साइरिंग्स है, क्या है ये? है शायद, ठीक है समझ गए। तो 190 आंसर क्या है? 198 का आंसर क्या होगा कि साइरिंग्स किसमें वाक्य यंत्र होता है? तो पक्षी में, तो 198 का आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे, पक्षी। अगला, पेंगुइन चिड़िया कहां पाई जाती है? पेंगुइन अंटार्कटिका महाद्वीप में, शायद पेंगुइन, हाँ सही है, ऐसे करके कुछ करके चलती है। तो 199 का आंसर क्या लगाएंगे? सी लगा देंगे, पेंगुइन। निम्नलिखित पशु समूह में कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर तापमान बना रखता है? स्थिर तापमान कौन बना रखता है? निम्नलिखित पशु समूह में कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दिशाओं में स्थिर तापमान बना रखता है? हाँ आंसर आ गया, तो 200 का आंसर होगा आपका पक्षी, इसलिए ठंडी गर्मी में इधर जाते रहते हैं। कौन सा एक अंडज स्तनी है ना, कौन सा एक है जो स्तनी है लेकिन अंडा देता है? जो कंगारू है वो मेटाथीरिया बच्चे देता है, मतलब कि अर्धविकसित बच्चे देता है, फिर अपने पेट में जो कंगारू अपने बच्चे को अर्धविकसित बच्चे पैदा करता है, उसकी थैली को क्या कहते हैं? मार्सूपियम कहते हैं, उसमें पालता है ना। तो इसका नॉर्मल सा आंसर है, ऐसा कौन सा स्तनी है जो अंडज देता है? तो 201 नंबर का आंसर आपको लगाना है, डक बिल्ड प्लेटिपस। निम्न में से कौन एक अंडज स्तनी है? फिर से पूछा है, तो इसका आंसर आपको लगाना है मोनोट्रीम। तो प्लेटिपस और मोनोट्रीम दोनों से सही आंसर है। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? फिर से पूछा है, तो अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? कटीला चींटीखोर, पर्ली चींटीखोर, चमगादड़। चमगादड़ स्तनधारी होता है, व्हेल स्तनधारी होती है। इन दोनों में आंसर बताइए क्या होगा? कंटीला और पर्निल, 203 नंबर का।
अच्छा, कल मैंने आपको 67 नंबर का एक क्वेश्चन दिया था, उसका भी आंसर करके बताइएगा आप लोग कि उसका भी आंसर क्या है। तो 203 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर लगाएंगे। देखो, चमगादड़ होगा नहीं, ये होगा नहीं, इन्हीं दोनों में आंसर है। आंसर इज कंटीला चीटी घोड़। अगला क्वेश्चन, कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडना। एकिडना कहां लिखा हुआ है? ये अंडे देता है। कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता? तो कौन सा स्तनी है ऐसा जो अंडे देता है बच्चे नहीं देता? तो आपका आंसर आएगा एकिडना। 204 नंबर का आंसर क्या लगाएंगे आप? ए लगाएंगे। निम्न में से कौन से नियतता प्राणी है ना? निम्न में से कौन सा एक नियतता प्राणी है? तो इसका आंसर लगाएंगे आप वेल। निम्नलिखित में से नियतता प्राणी कौन सा है? फिर पूछा है। तो एक हो गया वेल, और इसमें आपको छांटना है, तो इसका आंसर आपको क्या लगाना पड़ेगा? चमगादड़। छिपकली में पुनरुत्थ भवन की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। छिपकली जो होती है पूंछ जो है छोड़ देती है, जब डरती है तो डर के मारे पूंछ छोड़ देती है, ये बात याद रखिएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या आती है? स्तन में, सरीसृप में, मत्स्य में, उभयचर में। तो डॉल्फिन मछली में आती है क्या? डॉल्फिन मछली में आती है क्या? नहीं, डॉल्फिन स्तनी में आती है, और जो वेल होती है वो आपकी स्तनी में आती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? आगे आंसर। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे भैया? इसका आंसर लगाएंगे हम लोग प्लेटिपस। अभी मैंने बताया था आपको। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? विशालतम स्तनधारी कौन सा? वेल सबसे बड़ा स्तनधारी है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर, अब एक ही आंसर है, तो 210 नंबर का आंसर क्या लगा देंगे भैया? नीली वेल, ब्लू वेल सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? अब आप लोग बताओ। हम आज बायोलॉजी और बॉटनी खत्म, अब हम आज आपकी जूलॉजी खत्म कर देंगे, और जूलॉजी के बाद जो तीसरा पार्ट आएगा वो बहुत प्यारा होगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी, फटाफट लाइक कर दिया सब लोगों ने? हाँ सही है। तो इसका आंसर क्या लगाना है आपको? बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। सबसे बड़ा बंदर कौन सा है? गोरिल्ला। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो सबसे पहला सफल पूछा है, असफल पूछा तो बंदर होता, और पहला सफल पूछा तो भेड़, और भेड़ का नाम था डॉली 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 डॉली। कौन सा जानवर का संबंध मोलस्का से है? मोलस्का। मोलस्का मतलब इसके ऊपर कवच होता है। अरे हाँ कि ना? तो आपका आंसर आएगा हेलियोटिस। अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? तो मैंने बताया अधिकांश जो कीट होते हैं वो किस प्रकार सांस लेते हैं? ट्रॉकिया से। फेरामोन्स क्या होता है? चीटी के पीछे चीटी, चीटी के पीछे चीटी, चीटी के पीछे चीटी, चीटी के पीछे चीटी। तो जो सबसे आगे वाली चीटी चल रही है उसने छोड़ा है फेरामोन्स। जो सबसे आगे वाली चीटी छोड़ चली है उसने छोड़ा है फेरामोन्स। और फेरामोन्स क्या है? अन्य कीटों को आकर्षित करने वाले, है ना, सेक्स हार्मोन है। ये जो फेरामोन्स है ये अन्य कीटों को आकर्षित करने वाला सेक्स हार्मोन है। तो इसका आंसर लगाएंगे सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ द्वारा, कीटों द्वारा। तो 215 का आंसर क्या लगा देंगे? तो आपका आंसर है कीटों के द्वारा, ठीक है। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? नॉर्मल है। विश्व कौन सा ऐसा पक्षी जो सबसे छोटा अंडा देता है? तो सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड, सबसे छोटा अंडा देगा हमिंग बर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? आपका गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन को ब्राजील में बीटो कहते हैं, चीन में फूला कहते हैं, और सिस्सू भी कहते हैं। मानव जैसा दिखने वाला सबसे लघुत्तम कपि कौन सा है? मानव जैसा दिखने वाला सबसे लघुत्तम कपि कौन सा है? गिबन। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण कौन सा है? भारत में गिद्धों की कमी का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका आंसर लगाना है आपको। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी से 2015 में क्वेश्चन आया था। तो आपका आंसर आएगा जानवरों को दर्द निवारक देना। जानवरों को दर्द निवारक देना। क्लियर है? याद रखिएगा, आप कभी नहीं सोच सकते इसका आंसर ये होगा। अगला मिलान करना है, मिलान कर लेते हैं। क्या है? पर रहित कीड़ा, अंग रहित रेंगने वाला, अंग रहित पशु, उड़ान रहित पक्षी। मिलाओ भैया, इसका मिलाओ जल्दी से। उड़ान रहित पक्षी, कीवी।
सांप, मिलाओ मिलाओ, ये होता है, इसका आंसर क्या होगा? हम अगर मिलाएं तो आप लोग बताओ क्या होगा? 1 2 3 4 3 2 4 1 ऐसे करके बताओ, इसका आंसर क्या लगाएंगे आप लोग जल्दी से? प्रभा, पूनम, बुद्धांसा, जल्दी बताओ। वैभव, हनवट। 1 2 2 1 नहीं भाई, 1 2 नहीं, इसको लगाना, इसको इससे लगाना ना, पहले का किससे होगा, दूसरा किससे होगा, आप ऐसे लगा दो कि पहले का इससे होगा, इसका इससे होगा, आप बस ऑप्शन में बताओ। नहीं, आज ऐसा नहीं है। अब बच्चा कह रहा है सर आज आप मन से नहीं पढ़ा रहे, नहीं ऐसा नहीं है। आज टॉपिक वैसे नहीं है ना, आज आपका टॉपिक बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, टॉपिक्स बहुत नॉर्मल है। जैसे पूछ रहा बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन है, बॉटनी मैंने कल आपको बहुत प्यार से पढ़ाई थी, जूलॉजी नॉर्मल निपटा देते हैं कि अब जो अगला पार्ट होगा तीसरा, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है ना? तो बस जूलॉजी तक के क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद और जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें पूरा निपटाएंगे। नहीं, इसको मिलान करना है बेटा, इसका मिलान करना है, इसका मिलान करना है। देखो रेंगने वाला तो सांप है, ठीक है। सिल्वर फिश जो है वो समुद्री जंतु है, सिल्वर फिश जो है वो समुद्री जंतु है। उड़ान रहित पक्षी कीवी है। पर रहित कीड़ा जो है वो आपका किसमें आएगा? मछली। अंग रहित पशु सिल्वर फिश। इसको आप लोग बताइएगा जरा सा। तो हमने आपको दो क्वेश्चन दे दिए। रिमझिम शुक्ला जी ऐसा नहीं, कमेंट कमेंट सब देखते हैं, आप लोग आंसर बताएंगे तो देखेंगे। आज पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं सर आप? कर दें, करें क्या? कीवी, सिल्वर फिश, इसके बारे में बताया जाए, सांप के बारे में, मछली के बारे में। चलो फिर तीसरा पार्ट लाएंगे, है ना, उसमें करेंगे, ठीक है। चलिए, मानव शरीर का तापमान क्या होता है? जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य का जो तापमान होता है ना, वो समय के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। जो मनुष्य का तापमान होता है वो समय के अनुसार ही अपना चेंज करता रहता है। अगर आप बहुत ठंडे स्थान में चले जाए तो ऐसा नहीं है कि आपका खून गर्म बना रहेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल है कि इसका आंसर क्या लगाएंगे? तो 221 का आंसर क्या लगाएंगे? तो 221 नंबर का आंसर आपका होगा। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ना ही जाड़ों में घटता है, ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ऐसा नहीं कि गर्मी बढ़ी है ना, तापमान बढ़ गया, खून खौलने लगा, ऐसा नहीं है। रक्त क्या होता है? बस हो गया क्वेश्चन, बाकी ब्लड से क्वेश्चन आ रहा है, बस 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 बस, इतना काफी। तो 222वां नंबर जो क्वेश्चन है, यहां से टॉपिक चेंज है। तो जो 22वां क्वेश्चन है, यहां से टॉपिक चेंज है, यहां पे हम छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक तो जूलॉजी चल रही थी, नॉर्मल क्वेश्चन थे, सबसे बड़ा 25, सबसे छोटा 25। मैं क्या बताऊं यार, इसमें मैं क्या छेड़खानी करूं, है ना। लेकिन अब जो तीसरा पार्ट आने वाला है कल आपका, जो कल आपका तीसरा पार्ट आएगा वो बहुत धांसू होने वाला है। उस तीसरे पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? हम लोगों ने सेल पढ़ लिया है, हम लोगों ने बायोटेक पढ़ लिया है, हम लोगों ने और क्या पढ़ा? हम लोगों ने सेल पढ़ा, बायोटेक पढ़ा, हम लोगों ने बॉटनी पढ़ी, हम लोगों ने जूलॉजी पढ़ी, हम लोगों ने इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पढ़ी, ठीक है। अब इतने टॉपिक हम लोगों ने पढ़े। अब हम लोगों का जो बचा हुआ चैप्टर है वो क्या है? रक्त, रक्त समूह, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र,
है ना, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, और पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, और क्या है, हड्डी वाला क्या था, स्केलेटल सिस्टम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं भैया, स्केलेटल सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, भूल गए हम, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र, और प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और कुछ बचा, और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा ना। तो टोटल क्वेश्चन कितने थे, टोटल क्वेश्चन है इसमें 466, लूसेंट की किताब में टोटल कितने क्वेश्चन है, 466। हम लोगों ने दो पार्ट में कितने क्वेश्चन पढ़े, 200, दो पार्ट में 221 क्वेश्चन पढ़े, बचे कितने हैं, 2 2 4, है ना। अगर हम लोग 460 में 6 में 1 गया 5, 6 में 2 गया 4, 4 में 2 गया 2, 245 क्वेश्चन। अब ये जो 245 क्वेश्चन है इसको हम तीसरे पार्ट में पूरा कर देंगे, ठीक है। कल हमारा तीसरा पार्ट आएगा और इस तीसरे पार्ट में हम आपका कल पूरा कर देंगे पूरी बायोलॉजी, फिर हम लोग केमिस्ट्री पर आ जाएंगे। हाँ, आज हमने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इस तरह एक्सप्लेन करने वाला था नहीं, जो कल एक्सप्लेन किया था वही एक्सप्लेनेशन आज फिर से था, इसलिए ज्यादा हमने एक्सप्लेन नहीं किया। तो अब बच्चों से एक ही गुजारिश, फटाफट सब लोग लाइक कर देंगे, सेशन को सब लोग लाइक कर देंगे बेटा, और ज्यादा ज्यादा शेयर कर देंगे। आज की क्लास वैसे देखो, आज की क्लास हमने वैसी पढ़ाई है जो सब पढ़ाते हैं, आज की क्लास हमने वैसी पढ़ाई है जैसे सब पूरे यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। तो आज सब की शिकायतें आ रही हैं कि सर आज आपने हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम नहीं किया, आज आपने पहली बार, है ना, 1-1.5 घंटे के अंदर 111 क्वेश्चन निपटा दिए। कितने क्वेश्चन निपटा दिए, हाँ 121 क्वेश्चन, 1 घंटे में आपने 121 क्वेश्चन निपटा दिए, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में भी आज पहली बार बड़ी बात हुई है, कोई बात नहीं। अब आप लोग कह रहे हो तो ठीक है, कल की क्लास की टाइमिंग आप लोग देख लीजिएगा एक बार, और कल की क्लास की टाइमिंग में आ जाइएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है आज शाम को ही आ जाए हम, ठीक है, हो सकता है हम शाम को ही आ जाएं और क्लास लेने के बाद 9:30 बजे हो सकता है फिर से आ जाएं और तीसरा पार्ट अब अच्छे से समझा खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, वैसे इसमें समझाना था नहीं बेटा कुछ, अब मैं क्या बताऊं, मानव शरीर का तापक्रम। अब मैं इसमें और पोस्टमार्टम क्या करता, पोस्टमार्टम यही करता कि मनुष्य का ताप कितना होता है, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस, तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, यही सब बता सकता था, यही सब तो बता सकता था, है कि नहीं। नहीं मोहित पटेल जी, ऐसा नहीं पढ़ाते मन से ही है, लेकिन इसमें कुछ मतलब नहीं था, इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं यार, क्या है इन सब क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्या मैं बताता, है ना। कीवी ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है, ना उड़ने वाला पक्षी है ना, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, कीवीज न्यूजीलैंड की जनजाति है। अब गिद्ध के बारे में क्या बताना है, विषाणु के बारे में बता चुके हैं, जीवाणु बता चुके हैं, है ना, और एस्ट्रोजन बता चुके हैं, एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए मैंने आज कुछ बताया नहीं। लेकिन कल जो अगला टॉपिक आएगा उसमें अगला टॉपिक शुरू होगा आपका ब्लड, तो कल ब्लड की हम लोग धज्जियां उड़ाएंगे। तो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। तो जो अगला पार्ट आने वाला है उसमें बायोलॉजी पूरी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा सबसे ज्यादा लोगों को फटाफट। हाँ पंकज सिंह जी, आशुतोष मिश्रा, रूही चौधरी। तो अच्छा चलता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।